अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ वस्ता ख़ास तौर पर शाम की सूरत हाल के हवाले से एक नई व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, शाम में बशार अल असद की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद से सूरत हाल दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। तहरीर शाम की सरबराही में जो 35 से ज़ायद मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों की जानिब से जब से दिमिश्क के ऊपर कब्ज़ा कर लिया गया, उसके बाद से इसराइल की जानिब से ख़ास तौर पर शाम के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो हमलों का सिलसिला है वो इसी तरीके से जारी है। अब तक के जो इतलात के मुताबिक तकरीबन जो 13 मुख्तलिफ जो सूबे हैं शाम के, उसमें हज़ारों इसराइल की जानिब से हमले किए गए हैं, जिसमें उनके तमाम तर जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़ास तौर पर निशाना बनाया गया। इसराइल का ये दावा है कि 80% से ज़ायद जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है शाम का, उसको तबाह कर दिया गया है। अब शाम की जो सरजमीन है वो इसराइल के लिए बिल्कुल ही सेफ़ है और इसराइल के जो तैयारे हैं वो शामी सरजमीन को क्रॉस करते हुए किसी भी मुल्क के ऊपर, ख़ास तौर पर इराक़ के ऊपर और या फिर ईरान के ऊपर अपनी कार्रवाइयों को अंजाम दे सकते हैं। ये शाम इजरायली फोर्सेस का बाकायदा ये कहना है कि अब वो इस कॉरिडोर को यूज़ कर सकते हुए ईरान के ऊपर हमले कर सकते हैं। ये सूरत हाल पैदा हो गई है। तमाम तर जो इनकी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके जो दिफाई निज़ाम है, बशार अल असद की हुकूमत ने जिस तरीके से डेवलप किया था, अब उसका नामो निशान बाकी नहीं रहा। और अब जो शाम जो है वो एक तरह से पत्थर के दौर में गुज़र गया है। इसके साथ ही जो अनरेस्ट की जो सूरत हाल है वो इसी तरीके से बरकरार है। मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनका वहाँ पर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ जो मजहबी ग्रुप्स हैं वो इतनी क्लिनजिंग के ऊपर जो काम कर रहे हैं, इसकी वजह से जो तशवीश है मुख्तलिफ ममालिक की वो बढ़ती जा रही है। ख़ास तौर पर अमेरिका ने भी इस तमाम तर सूरत हाल की वजह से अपने शहरियों को फौरी तौर पर शाम से बाहर निकलने का, शाम से चले जाने की हिदायत की है। ये आप अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका जैसे मुल्क जो कि इस तमाम तर जो एक्टिविटी थी उसके पीछे उसका हाथ था, वो भी अपने शहरियों को वहाँ से फौरी तौर पर निकलने का हुक्म दे रहा है। इसके साथ ही उर्दून की जानिब से फौरी तौर पर अपने जो भारी हथियार जो हैं और फोर्सेस की एक बहुत बड़ी तादाद को शामी सरहद के साथ रवाना कर दिया गया है, ताकि वो शामी सरहद के ऊपर अपनी जो मौजूदगी को और ज़्यादा मजबूत कर सकें और अपने बॉर्डर्स को बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकें, क्योंकि जो इन्फिल्ट्रेशन की जो सूरत हाल है उससे उर्दून को भी काफ़ी ख़तरात महसूस हो गए हैं। इसके साथ ही इराक़ के ऊपर जो गुज़श्ता दिनों 100 से ज़ायद जो दहशतगर्दों की जानिब से शाम से इराक़ में दाखिल होने की जो कोशिश की गई थी, उसके बाद से उनको तो लिक्विडेट कर लिया गया, उनका ख़ात्मा कर दिया गया था। लेकिन इराक़ की जानिब से भी दहशतगर्द जो अनासिर हैं उनकी इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए, उनकी दरअंदाजी को रोकने के लिए तमाम तर जो हसास इलाकों की हिफाजत को सख्त कर दिया गया और साथ में बॉर्डरों के ऊपर मज़ीद जो फ़ौजी कुमक है उसको भी पहुंचा दिया गया। इसके साथ ही जो शाम में जो सूरत हाल है वो उसके हवाले से अगर देखा जाए तो ख़ास तौर पर हमस के मुख्तलिफ़ इलाकों में, दिमिश्क में भी जो शामी जो नई जो गवर्नमेंट है उसके ख़िलाफ़ बाकायदा मुज़ाहरों का सिलसिला शुरू हो गया है। जो वादे किए गए थे अल जुलानी की हुकूमत की जानिब की से, वो वादे अभी फौरी तौर पर पूरे नहीं हुए और आवाम की जानिब से वो देखा गया कि किस तरीके से जो वादा किया गया था कि इसराइल को रोका जाएगा। जो नई शामी गवर्नमेंट है उसकी जानिब से मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो सफारती ताल्लुकात के हवाले से भी काफ़ी पेशरफ्त की जा रही है। ख़ास तौर पर तुर्की की जानिब से, जो कि इस तमाम तर गेम के पीछे एक मरकज़ी किरदार था, उन्होंने भी अपने सफारत खाने को बाकायदा खोल लिया है। इसके साथ ही कतर की जानिब से मंगल को सफारत खाना खोलने की इतलात सामने आई हैं। इसके साथ ही अमेरिका और मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से, ख़ास तौर पर अगर यूरोपीय यूनियन के हवाले से बात की जाए तो यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि इस तमाम तर सूरत हाल को वो देख रहे हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन की जानिब से शाम के ऊपर जो पाबंदियाँ आयद की गई थी उसको फ़िलहाल हटाने का कोई फ़ैसला नहीं किया गया है। ये तमाम तर सूरत हाल तो शाम के हवाले से है। अगर हम फ़लस्तीन का रुख कर रहे हैं तो फ़लस्तीन के 20 घंटों के दौरान इसराइल की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, ख़ास तौर पर 4 स्कूलों को निशाना बनाया गया है जिसमें मुख्तलिफ़ इलाकों से हिजरत करके आने वाले लोग रहायश पज़ीर थे। तो इसके नतीजे में तकरीबन 63 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। खान यूनुस में स्कूल पर बमबारी से शहीद होने वाले बच्चों की तादाद तकरीबन 20 है। इसके साथ ही बैतुल हुनून के स्कूल पर बमबारी में तकरीबन 43 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं।
نصیرات کیمپ میں جو بمباری کی گئی تھی اس میں معروف شاعر جو فلسطین کے معروف شاعر تھے خالد نبھان وہ شہید ہو چکے ہیں. اسرائیلی میڈیا تمام تر جو جارحیت ہے اسرائیل کی فلسطین کے اوپر، اس کے باوجود اسرائیلی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم 20 سال تک بھی غزہ کی پٹی میں رہیں تب بھی ہم حماس کے تمام تر میزائلوں کو دریافت کرنے اور تباہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. یہ اندازہ لگائے کہ حماس نے کس طریقے سے اپنی جو میزائل کیپیبلٹیز ہیں ان کو ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ اب اگر اسرائیل 20 سال تک بھی اگر غزہ کے اوپر قبضے کر کے رکھتے ہیں تو بھی وہ حماس کے ان تمام اثاثوں تک پہنچنے میں ناکام ہے. اس کے ساتھ ہی اسرائیل کی جانب سے آئرلینڈ کے ساتھ اپنے تعلقات کو منقطع کیا گیا ہے. گزشتہ دنوں آئرلینڈ کی جانب سے جس طریقے سے فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا اس کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور اسرائیل نے آئرلینڈ میں جو شدید قسم کی اینٹی اسرائیل جو پالیسیاں ہیں اس کے بعد سے ڈبلن سے باقاعدہ احتجاجاً اپنے سفارت خانے کو بند کر کے سفیر کو واپس بلا لیا ہے. الجزیرہ نے کہا ہے کہ مقاومت کے ساتھ جو مختلف محاذوں پر جنگ کے دوران اسرائیلی حکومت جو ہے وہ اندرونی مسائل سے دوچار ہو گئی ہے. بہت بڑا انکشاف الجزیرہ ٹیلی ویژن کی جانب سے کیا گیا ہے اور یہ جو انکشاف کیا گیا ہے خاص طور پر اسرائیل کے جو سابق وزیر دفاع ہیں بنی گانٹس اس کے حوالے سے کہا گیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ مقبوضہ علاقوں میں داخلی اختلافات کی شدت پر انہوں نے باقاعدہ تشویش کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل اس وقت ایک بیرونی جنگ کے ساتھ ساتھ اندرونی خانہ جنگی کی طرف بھی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. اگر اسرائیل کے اندر جس طریقے سے جو احتجاجات ہو رہے ہیں وہ کسی طریقے سے اگر خانہ جنگی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو یہ جو مکڑی کا جالا ہے وہ کسی بھی وقت تباہ ہو سکتا ہے اور اسرائیل کی جو نسل کشی اور اسرائیل کے جو ظلم و تشدد کا جو سلسلہ ہے اس سے دنیا کو نجات مل سکتی ہے. امریکہ اور برطانیہ نے ایک بار پھر یمن کے اوپر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے. گزشتہ دنوں یمن کے الحدیدہ کے جو علاقہ ہے اس میں شہری علاقوں کو باقاعدہ یمن اور امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے نشانہ بنایا گیا. خاص طور پر امریکہ کی جانب سے جو B-52 اسٹیل جو بمبار طیارے ہیں وہ یمن کے اوپر حملوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. گو کہ یمن کے حکام کی جانب سے ان علاقوں کو خالی کر دیا گیا تھا جن بیسز کو انہوں نے نشانہ بنایا. وہاں پر جانی نقصانات کی اطلاعات تو نہیں ملی ہیں لیکن وہاں پر جو انفراسٹرکچر کے جو نقصانات ہیں وہ بڑی حد تک ہوئے ہیں. امریکی اور برطانوی طیاروں نے یمن کے جو عام شہری علاقوں کو نشانہ بنانے کے بعد انہوں نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ وہ ان کی جو اہم شخصیات ہیں ان کو بھی مستقبل میں نشانہ بنائیں گے اور ان کو خاص طور پر اس میں اسرائیل کی بھی شامل ہونے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں. اگر اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ اگر مل کر یمن کے اوپر حملوں کا سلسلہ کرتے ہیں تو اس میں مستقبل میں ایک بہت بڑی جنگ اس فرنٹ میں بھی ہو سکتی ہے. لیکن ساتھ میں جو یمن کے تحریک انصار اللہ کے جو حکام ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے حملہ کر کے اپنے لیے دوزخ کے دروازے کھولے ہیں اور اس حملوں کا جواب جو ہے وہ انتہائی شدید قسم کا دیا جائے گا. یہ کچھ صورتحال ہے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے. اس حوالے سے جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.